तुम्हारा लंबा खत मिला, जिसे मैंने 2 बार पढ़ा। दफ्तर में इसके एक एक लफ्ज पर मैंने गौर किया, और शायद इसी वजह से उस दिन मुझे रात के 10 बजे तक काम करना पड़ा। इसलिए कि मैंने बहुत सा वक्त इस सोच विचार में जाया कर दिया था। तुम जानते हो, इस समय पराया दुनिया में अगर मजदूर निश्चित वक्त के एक एक लम्हे के बदले अपनी जान के टुकड़े तोड़कर ना दे, तो उसे अपने काम की मजदूरी नहीं मिल सकती। लेकिन यह रोना रोने से क्या फायदा। शाम को अजीत साहब, जिनके यहाँ मैं आजकल ठहरा हुआ हूँ, दफ्तर में तशरीफ लाई और कमरे की चाबियां देकर कहने लगे, मैं जरा काम से कहीं जा रहा हूँ, शायद देर हो जाएगी, इसलिए तुम मेरा इंतजार मत करना, चले जाना। लेकिन फिर फौरन ही उन्होंने चाबियां जेब में डाल दी और कहने लगे, नहीं, तुम मेरा इंतजार करना, मैं 10 बजे तक लौट आऊंगा। दफ्तरी काम से फारिग हुआ तो 10 बज चुके थे। सख्त नींद आ रही थी, आंखों में बड़ी प्यारी सी गुदगुदी हो रही थी। जी चाहता था कुर्सी पर ही सो जाऊं। नींद की इस झोंक में 11 बजे तक मैंने अजीत साहब का इंतजार किया, पर वे ना आए। आखिर थककर मैंने घर की राह ली। मेरा ख्याल था कि वो उधर ही उधर घर चले गए होंगे और आराम से सो रहे होंगे। धीरे धीरे आधा मील का फासला तय करने के बाद मैं तीसरी मंजिल पर चढ़ा, और जब अंधेरे दरवाजे की कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया, तो लोहे के ताले की ठंडक ने मुझे बताया कि अजीत साहब अभी तशरीफ नहीं लाए। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मैं थक चुका था। अंग सुकून भरी नींद को महसूस करके और भी ढीले हो गए थे, और जब मुझे निराशा का सामना करना पड़ा तो और थिल हो गया। देर तक काठ की सीढ़ी के एक जीने पर सिर को घुटनों में दबाए मैं अजीत साहब का इंतजार कर रहा था, पर वे न आए। आखिरकार थक हार कर मैं उठा और 3 मंजिलें उतरकर नीचे बाजार में आया और ऐसे ही टहलना शुरू कर दिया। टहलते टहलते पुल पर जा निकला, जिसके नीचे से रेलगाड़ियां गुजरती हैं। इस पुल के पास एक बड़ा चौक है। यहाँ लगभग आधा घंटे तक मैं बिजली के एक खंभे के साथ लगकर खड़ा रहा और अपने सामने नीम रोशन बाजार को इस उम्मीद पर देखता रहा कि अजीत साहब घर की तरफ लौटें और मुझे नजर आए। आध घंटे के इस इंतजार के बाद मैंने अचानक सिर उठाकर खंभे के ऊपर देखा। बिजली का कुमकुमा मेरी हंसी उड़ा रहा था, जाने क्यों। थकाव और नींद के झोंके की वजह से मेरी कमर टूट रही थी और मैं चाहता था थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊं। बंद दुकानों के चबूतरे मुझे दावत दे रहे थे, पर मैंने उनकी दावत कबूल न की और चलता चलता पुल की पथरीली मुड़े पर चढ़कर बैठ गया। चौड़ा बाजार बिल्कुल खामोश था। आना जाना लगभग बंद था। अलबत्ता कभी कभी दूर से मोटर के हॉर्न की रोनी आवाज खामोश फिजा में कंपन पैदा करती हुई ऊपर की तरफ उड़ जाती थी। मेरे सामने सड़क के दोनों ओर बिजली के खंभे दूर तक फैले गए हुए थे, जो नींद और उसके एहसास में अनजान लगते थे। उनको देखकर मुझे रूस के मशहूर शायर मल्ताफ की नज्म के कुछ शेर याद आ गए। यह नज्म चिरागे राह के नाम से समर्पित की गई है। मल्ताफ सड़क के किनारे झिलमिलाती रोशनियों को देखकर कहते हैं, ये नन्हे चिराग, ये नन्हे सरदार सिर्फ अपने लिए चमकते हैं। जो कुछ ये देखते हैं, जो कुछ ये सुनते हैं, किसी को नहीं बताते। रूसी शायर ने कुछ ठीक ही कहा है। मेरे पास ही 1 गज के फासले पर बिजली का खंभा खड़ा था, और उसके ऊपर बिजली का एक चंचल आंखों वाला कुमकुमा नीचे झुका हुआ था। उसकी आंखें रोशन थीं, पर वह मेरे सीने को बेचैन से कर रही थी। उसे क्या पता मुझ पर क्या बीत रही है। सिगरेट सुलगाने के लिए मैंने जेब में हाथ डाला तो तुम्हारे वजनी लिफाफे पर हाथ पड़ा। जहन में तुम्हारा खत पहले से ही मौजूद था। मैंने लिफाफा खोलकर बसंती रंग के कागज निकालकर उन्हें पढ़ना शुरू किया। तुम लिखते हो, कभी तुम शैतान बन जाते हो और कभी फरिश्ता। यह भी 2-3 आदमियों ने मेरे बारे में यही राय कायम की है।
और मुझे यकीन सा हो गया है कि मैं सचमुच दो सीरतों का मालिक हूँ। इस पर मैंने अच्छी तरह गौर किया और नतीजा निकला वह कुछ इस तरह बयां किया जा सकता है। बचपन और लड़कपन में मैंने जो कुछ चाहा वह पूरा ना होने दिया गया। यूं कहो कि मेरी ख्वाहिशें कुछ इस तरह की हो गई कि उनकी पूर्ति मेरे आंसुओं और मेरी हिचकियों से लिपटी हुई थी। मैं शुरू से ही जल्दबाजी, जज्बात और तुनक मिजाज रहा हूँ। अगर मेरा जी कोई मिठाई खाने को चाहा और यह चाह ऐन वक्त पर पूरी नहीं हुई, तो बाद में मेरे लिए उस खास मिठाई में कोई स्वाद नहीं रहा। इन बातों की वजह से मैंने हमेशा अपने गले में एक कड़वाहट सी महसूस की है और इस तली की शिद्दत बढ़ाने में इस दुखद सच्चाई का हाथ है कि मैंने जिससे प्यार किया, बल्कि मेरी हम कमजोरी से जबरदस्ती नाजायज फायदा भी उठाया। वे मुझसे छल कपट करते रहे और मजा यह है कि मैंने उन तमाम दगाबाजियों के एहसास के बावजूद उनसे प्यार करता रहा। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वे अपनी हर नई चाल की कामयाबी पर बहुत खुश होते थे कि उन्होंने मुझे बेवकूफ बना लिया और मेरी बेवकूफी देखो कि मैं सब कुछ जानते हुए भी बेवकूफ बन जाता था। जब इस सिलसिले में मुझे हर तरफ ही निराशा हुई, यानी जिस किसी को मैंने दिल देना चाहा, उसने मेरा साथ धोखा किया, तो मेरा मन बुझ गया और मैंने महसूस किया कि मैं रेगिस्तान में एक भौरे की तरह हूँ, जिसे रस चूसने के लिए नजर की हद तक कोई फूल नजर नहीं आ सकता। लेकिन इसके बावजूद मैं प्यार करने से बाज ना आया और हमेशा की तरह किसी ने भी मेरी इस भावना की कद्र ना की। जब पानी सिर से गुजर गया और मुझे अपने तथाकथित दोस्तों की बेवफाइयां और लापरवाहियां याद आने लगी, तो मेरे सीने के अंदर एक हलचल सी मच गई। मेरे वजूद के जज्बाती, लाजवाब और मुखर हिस्सों में एक जंग सी छिड़ गई। मेरा मुखर वजूद इन लोगों को घटिया और घृणित मानते हुए और पिछली घटनाओं की तकलीफदेह तस्वीरें दिखाते हुए इस बात की मांग करता है कि मैं औरों के लिए अपना दिल पत्थर का बना लूं और मोहब्बत को हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंकूं। लेकिन जज्बाती वजूद उन तकलीफदेह घटनाओं को दूसरे रंग में पेश करते हुए मुझे फक्र करने पर मजबूर करता है कि मैंने जिंदगी का यही रास्ता अपनाया है। उसकी नज़र में नाकामियाँ ही नाकामियाँ थीं। वह चाहता था कि मैं प्यार किए जाऊँ, कि यही कायनात की आत्मा है। अचेतन मन इस झगड़े में बिल्कुल अलग-थलग रहा। ऐसा लगता है कि उस पर एक निहायत ही अजीबो-गरीब नींद छाई हुई थी। यह जंग खुदा जाने किस मनहूस दिन शुरू हुई कि अब मेरी जिंदगी का एक अंग बनकर रह गई है। दिन हो या रात, जब कभी मुझे फुर्सत के कुछ लम्हे मिलते हैं, मेरे सीने के चटियल मैदान पर मेरे मुखर और जज्बाती वजूद हथियार बांधकर खड़े हो जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। उन लम्हों में जब दोनों के बीच लड़ाई जोरों पर हो, अगर कोई मेरे साथ बात करे, तो मेरा लहजा यकीन ही कुछ और किस्म का होता है। मेरे हल्क में एक नाकाबिले बयान तलखी घुली रही होती है, आंखें गर्म होती हैं और शरीर का एक एक अंग बेकल होता है। मैं बहुत कोशिश किया करता हूँ कि अपने लहजे को तुच्छ ना होने दूं, और कभी-कभी मैं इस कोशिश में सफल भी हो जाता हूँ। लेकिन अगर मेरे कानों को कोई अप्रिय चीज सुनाई दे या मैं ऐसी कोई चीज महसूस करूं जो मेरी तबीयत के एकदम खिलाफ हो, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे सीने की गहराइयों में जो कुछ भी उठता है, जुबान के रास्ते बाहर निकलता है और मौके पर जो शब्द भी मेरी जुबान पर आते हैं, बेहद तल्ख होते हैं। उनकी तरी और तुलसी का एहसास मुझे उस समय कभी नहीं हुआ, इसलिए कि मैंने अपने मिजाज से हमेशा और हर समय बाखबर रहता हूँ और मुझे मालूम होता है कि मैं कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। अगर मैंने अपने मिलने वालों में से या किसी दोस्त को नाखुश किया, तो उसका कारण मैं नहीं हूँ, बल्कि ये खास लम्हे हैं जब मैं पागल से बेहतर नहीं होता या तुम्हारे अल्फाज में शैतान होता है। हालांकि यह लफ्ज बहुत सख्त है और इसे मेरे पागलपन पर लागू नहीं किया जा सकता। जब तुम्हारा पिछले से पिछला खत मिला था, उस समय मेरा मुख अस्तित्व पर मेरे जज्बाती वजूद पर हावी था और मैं अपने दिल से
नर्म नाजुक गोश्त को पत्थर में बदलने की कोशिश कर रहा था। मैं पहले ही से अपने सीने की आग में फुका जा रहा था कि ऊपर से तुम्हारे खत ने तेल डाल दिया। तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम दर्द भरा दिल रखते हो, हालांकि इसको अच्छा नहीं समझते। मैं इसको अच्छा क्यों नहीं समझता? इस सवाल का जवाब इंसानियत को कुचलने वाले हिंदुस्तान की निजाम है, जिसमें लोगों की जवानी पर बुढ़ापे की मोहर लगा दी जाती है। मेरा दिल दर्द से भरा हुआ है, और यही वजह है कि मैं बीमार हूँ और बीमार रहता हूँ। जब तक मेरे सीने में दर्दमंदी मौजूद है, मैं हमेशा बेचैन रहूंगा। तुम शायद इसे अतियुक्त समझो, पर यह असलियत है कि यह दर्दमंदी मेरे लहू की बूंदों में अपनी खुराक हासिल कर रही है। और एक दिन ऐसा आएगा जब सिर्फ दर्द ही दर्द रह जाएगा और तुम्हारा दोस्त दुनिया की नजरों से गायब हो जाएगा। मैं अक्सर सोचता हूँ, दर्दमंदी की इस भावना ने मुझे कैसे कैसे भयानक दुख पहुंचाए हैं। यह क्या कम है कि मेरी जवानी के दिन बुढ़ापे की रातों में बदल गए। और जब मैं ये सोचता हूँ, तो इस बात का इरादा करने पर मजबूर हो जाता हूँ कि मुझे अपना दिल पत्थर का बना लेना चाहिए। लेकिन अफसोस, इस दर्दमंदी ने मुझे इतना कमजोर बना दिया है कि मुझ में यह नहीं हो सकता। और चूंकि मुझसे यह नहीं हो सकता, इसलिए मेरी तबीयत में अजीबोगरीब कैफियतें पैदा हो जाएंगी। शेर में अभी भी सही नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि शायरी से मुझे बहुत कम दिलचस्पी रही है। लेकिन मुझे इस बात का पूरे तौर पर एहसास है कि मेरी तबीयत का झुकाव शायरी की तरफ है। शहर में बसने वाले लोगों की वजनी शायरी मुझे पसंद नहीं। देहात के हल्के फुल्के गीत मुझे बेहद भाते हैं। ये इतने स्वच्छ होते हैं कि उनके पीछे दिल धड़कते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एहसास को दूसरे की जुबान पर बयां करके अपना सीना खाली करना चाहते हैं। ये लोग दिमाग से कोरे हैं, और मुझे इस पर तरस आता है। यह दिमागी गरीबी, माली मुफलिसी से ज्यादा तकलीफ देह है। मैं माली मुफलिस हूँ, मगर खुदा का शुक्र है जहनी मुफलिस नहीं हूँ, वरना मेरी मुसीबतों की कोई हद न होती। मुझे यह कितना बड़ा इत्मीनान है कि मैं जो कुछ महसूस करता हूँ, वही जुबान से बयां कर लेता हूँ। मैंने अपने अफसानों के बारे में कभी गौर नहीं किया। अगर उनमें कोई चीज तुम्हारे कहने के मुताबिक जलवागर है, तो वह मेरा बेकल वतन, मेरा ईमान ना अहिंसा पर है, ना हिंसा पर। दोनों पर है और दोनों पर नहीं है। मौजूदा बदलते हुए माहौल में रहते हुए मेरे ईमान में स्थिरता नहीं रही। आज मैं एक चीज को अच्छा समझता हूँ, लेकिन दूसरे दिन सूरज की रोशनी के साथ ही उस चीज का रूप बदल जाता है। उसकी तमाम अच्छाइयाँ बुराइयां बन जाती हैं। इंसान का इल्म बहुत महदूद है, और मेरा इल्म महदूद होने के अलावा बिखरा हुआ भी है। ऐसी सूरत में तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? मुझ पर लेख लिखकर क्या करोगे प्यारे? मैं अपने कलम की कैंची से अपना लिबास पहले ही तार तार कर चुका हूँ। खुदा के लिए मुझे और नंगा करने की कोशिश ना करो। मेरे चेहरे से अगर तुमने नकाब उठा ही दिया, तो तुम दुनिया को एक बहुत ही डरावनी शक्ल दिखाओगे। मैं हड्डियों का एक ढांचा हूँ, जिस पर मेरा कलम कभी कभी पतली झिल्ली बढ़ता रहता है। अगर तुमने झिल्लियों की यह तह उधेड़ डाली, तो मेरा ख्याल है जो डरावनी सी सूरत तुम्हें मुंह खोले नजर आएगी, उसे देखने की ताब तुम खुद में ना पाओगे। मेरी कश्मीर की जिंदगी, हाय मेरी कश्मीर की जिंदगी। मुझे पता है तुम्हें मेरी जिंदगी के इस खुशगवार टुकड़े के बारे में तरह तरह की बातें मालूम होती रहती हैं। ये बातें जिन लोगों के जरिए तुम तक पहुंची हैं, उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए तुम्हारा यह कहना सही है कि तुम उनको सुनकर अभी तक कोई सही राय नहीं बना सके। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा, यह कहने के बावजूद कि तुमने एक राय बनाई है, और ऐसा करने में बहुत जल्दबाजी से काम लिया है। अगर तुम मेरी तमाम तहरीरों को सामने रख लेते, तो तुम्हें यह गलतफहमी हरगिज हरगिज ना होती कि मैं कश्मीर में एक भोली भाली लड़की से मिलता रहा हूँ। मेरे दोस्त, तुमने मुझे सदमा पहुंचाया है। वजीर कौन थी? इसका जवाब थोड़े में यही हो सकता है कि वह एक देहाती लड़की थी, जवान और पूरी जवान। उस पहाड़ी लड़की के बारे में जिसने मेरी जिंदगी की किताब के कुछ पन्नों पर चंद हसीन नक्श बनाए हैं। मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ।
मैंने वजीर को बर्बाद नहीं किया। अगर बर्बादी से तुम्हारा मतलब जिस्मानी बर्बादी है, तो वह पहले से ही बर्बाद हो चुकी थी और वह इसी बर्बादी में अपनी खुशी तलाश रही थी। जवानी के नशे में मस्त उसने इस गलत ख्याल को अपने दिमाग में जगह दे रखी थी कि जिंदगी का असली आनंद और मजा अपना खून खुलाने में है, और वह इस मकसद के लिए हर वक्त ईंधन चुनती रहती थी। इस तबाही भरी ख्याल उसके दिमाग में कैसे पैदा हुए, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। हमारी जाति में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनका काम सिर्फ भोली भाली लड़कियों से खेलना होता है। जहां तक मेरा अपना ख्याल है, वजीर उस चीज का शिकार थी जिसे सभ्यता और संस्कृति के नाम दिया जाता है। एक छोटा सा पहाड़ी गांव है जहां शहरों के शोर हंगामे से बहुत दूर हिमालय की गोद में आबाद है, और अब तहजीब और तमून की कृपा से उसका परिचय शहरों से हो गया है। दूसरे शब्दों में, शहरों की जिंदगी उस जगह पहुंचनी शुरू हो गई है। खाली स्लेट पर तुम जो कुछ भी लिखोगे साफ तौर पर दिखाई देगा और साफ पढ़ा जाएगा। वजीर का सीना बिल्कुल खाली था, दुनियावी ख्यालात से पाक और साफ, लेकिन सभ्यता के खुरदरे हाथों ने उस पर निहायती भद्दे नक्शे बना दिए, जो मुझे उसकी गलत रवीश का कारण दिखते हैं। वजीर का मकान या झोपड़ा सड़क के ऊपर पहाड़ की ढलान में स्थित, और मैं उसकी माँ के कहने पर हर रोज उसे जरा ऊपर चीड़ के पेड़ों की छांव में जमीन पर दरी बिछाकर कुछ लिखा पढ़ी करता था। और आमतौर पर वजीर मेरे पास ही अपनी भैंस चराया करती थी, क्योंकि होटल से हर रोज दरी उठाकर यहाँ लाना और फिर उसे वापस ले जाना मेरे जैसे आदमी के लिए एक मुसीबत थी। इसलिए मैं उसे उनके घर में ही छोड़ दिया जाता था। एक दिन की बात है, मुझे नहाने में देर हो गई और मैं टहलता टहलता पहाड़ी के कठिन रास्तों को तय करके जब उनके घर पहुंचा और दरी मांगी, तो उसकी बड़ी मेहनत से मालूम हुआ कि वजीर दरी लेकर ऊपर चली गई है। यह सुनकर मैं और ऊपर चढ़ा, और जब उस बड़े पत्थर के पास आया जिसे मैं मेज के रूप में इस्तेमाल करता था, तो मेरी निगाहें वजीर पर पड़ी। दरी अपनी जगह पर बिछी हुई थी और वह अपना हरा कल्फ लगा दुपट्टा ताने सो रही थी। मैं देर तक पत्थर पर बैठा रहा। मुझे मालूम था वह सोने का बहाना करके लेटी है। शायद उसका ख्याल था कि मैं उसे जगाने की कोशिश करूंगा और वह गहरी नींद का बहाना करके जागने में देर करेगी। लेकिन मैं खामोश बैठा रहा, बल्कि अपने चमड़े के थैले में से एक किताब निकालकर उसकी तरफ पीठ करके पढ़ने में मशगूल हो गया। जब आधा घंटा इस तरह गुजर गया, तो लाचार होकर वह जागी। अंगड़ाई लेकर उसने अजीब सी आवाज मुंह से निकाली। मैंने किताब बंद कर दी और मुड़कर उससे कहा, मेरे आने से तुम्हारी नींद तो खराब नहीं हुई? वजीर ने आंखें मलकर लहजे को निंदा सा बनाते हुए कहा, आप कब आए थे? अभी अभी आके बैठा हूँ। सोना है तो सो जाओ। नहीं, आज निगोड़ी नींद को जाने क्या हो गया। कमर सीधी करने के लिए जरा देर को यहाँ लेटी थी कि बस सो गई। 2 घंटे से क्या कम सोई होंगी। उसके गीले होठों पर मुस्कुराहट खिल रही थी, और उसकी आंखों से जो कुछ बाहर झक रहा था उसको मेरी कलम बयां करने में असमर्थ है। मेरा ख्याल है उस वक्त उसके दिल में यह एहसास करवटें ले रहा था कि उसके सामने एक मर्द बैठा है, और वह औरत है, जवान औरत, जोबन की उमंगों का उबलता हुआ चश्मा। थोड़ी देर के बाद वह गैर मामूली तौर पर बातूनी बन गई और बहक सी गई। मैंने उसकी भैंस और बछड़े का जिक्र छोड़ने के बाद एक दिलचस्प कहानी सुनाई, जिसमें एक बछड़े से उसकी माँ के प्यार का किस्सा था। इससे उसकी आंखों की वे चिंगारियां ठंडी हो गईं, जो कुछ देर पहले तक लपक रही थी। मैं जाहिद नहीं हूँ, न मैंने कभी इसका दावा किया है। गुनाह और सवाब, सजा और जजा के बारे में मेरे विचार दूसरों से अलग हैं, और यकीनन तुम्हारे ख्यालों से मैं बहुत अलग हूँ। इसी तरह औरतों के बारे में मेरे विचार अजीबोगरीब हैं। मैं इस वक्त इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि इसके लिए मन की शांति और समय चाहिए। पर बात आ गई है तो एक घटना बयां करता हूँ, जिससे तुम मेरे ख्यालों के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकोगे। बातों बातों में एक बार मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि हुस्न अगर पूरे शबाब और जोबन पर हो
तो वह दिलकशी खो बैठता है। मुझे अब भी इस ख्याल पर यकीन है, पर मेरे दोस्त ने इसे एक बेमानी बदलाल बताया। हो सकता है तुम्हारी निगाह में भी यह बेमानी हो, मगर मैं तुमसे अपने दिल की बात कहता हूँ। उस हुस्न ने मेरे मन को कभी अपनी ओर नहीं खींचा, जो पूरे स्वभाव पर हो। उसको देखकर मेरी आंखें जरूर चौंधियाई गई होंगी, मगर इसका यह मतलब नहीं कि उस हुस्न की तमाम कैफियतें मेरे दिल और दिमाग पर तारी हो गई हैं। शोख और भड़कीले रंग कभी उस बुलंदी तक नहीं पहुंच सकते जो नर्म और नाजुक रंगों और लकीरों को हासिल है। वह हुस्न यकीन इज्जत के काबिल है, जो आहिस्ता आहिस्ता निगाहों में जज्ब होकर दिल पर उतर आए। रोशनी का चौंधियाने वाला शोला दिल की जगह नसों पर असर करता है, लेकिन इस फिजूल बहस में पड़ने से क्या फायदा। मैं कह रहा था कि मैं जाहिद नहीं हूँ, और इसे कहते समय मैं दबी जुबान से बहुत सी चीजों को स्वीकार भी कर रहा हूँ, लेकिन उस पहाड़ी लड़की से जो शारीरिक लज्जतों पर मोहित थी, मेरे संबंध सिर्फ जहनी और रूहानी थे। मैंने शायद तुम्हें यह नहीं बताया कि मैं इस बात का कायल हूँ कि अगर औरत से दोस्ती की जाए तो उसके अंदर अनोखापन होना चाहिए। उससे इस तरह मिलना चाहिए कि वह तुम्हें दूसरों में बिल्कुल अलग समझने पर मजबूर हो जाए। उसे तुम्हारे दिल की हर धड़कन में ऐसी पुकार सुनाई दे जो उसके कानों के लिए नई हो। औरत और मर्द और उनका आपसी रिश्ता हर बालिग आदमी को मालूम है, लेकिन माफ करना, यह रिश्ता मेरी नजरों में पुराना हो चुका है। इसमें सरासर हैवानियत है। मैं पूछता हूँ, अगर मर्द को अपनी मोहब्बत का केंद्र किसी औरत को ही बनाना है, तो वह इंसानियत के इस पाकीज़ा जज्बे में हैवानियत को क्यों जगह दे? क्या उसके बिना प्यार मोहब्बत नहीं हो सकता? क्या जिस्मानी मशक्कत का नाम मोहब्बत है? वजीर को यही भ्रम था कि शारीरिक लज्जतों का नाम प्यार है, और मेरा उद्यान है जिस मर्द से भी वह मिली थी, वह प्यार का मतलब इन्हीं शब्दों में बयान करता था। मैं उससे मिला और उसके सारे विचारों का विरोधी बनकर मैंने उससे दोस्ती पैदा की। उसने अपने भड़कीले रंग के सपनों का फल मेरे वजूद में खोजने की कोशिश की, पर उसे निराशा हुई। लेकिन वह गलत होने के साथ-साथ मासूम थी। मेरी सीधी-सादी बातों ने उस निराशा को हैरत में बदल दिया, और धीरे-धीरे उसका यह आश्चर्य इस ख्वाहिश का रूप धारण कर गया कि वह इस नई रस्म राह की गहराइयों की जानकारियां हासिल करे। यह ख्वाहिश यकीनन ही एक पाकीज़ा मासूमियत में बदल गई, और वह अपने औरतपन का पिछला गौरव फिर से हासिल कर लेती, जिसे वह गलत रास्ते पर चलकर खो बैठी थी। लेकिन अफ़सोस, मुझे उस पहाड़ी गाँव से अचानक भीगी आँखों के साथ अपने शहर वापस आना पड़ा। मुझे वह अक्सर याद आती है। क्यों? इसलिए कि विदा होते समय उसकी सदा मुस्कुराती आँखें दो झलकते हुए आँसू बता रहे थे कि वह मेरी भावना से काफ़ी प्रभावित हो चुकी है, और सच्ची मोहब्बत की एक नन्ही सी किरण उसके सीने के अंदर दाखिल हो चुकी है। काश मैं वज़ीर को प्यार की तमाम ऊँचाइयों से परिचित करा सकता, और क्या पता कि वह पहाड़ी लड़की मुझे वह चीज हासिल करा देती जिसकी खोज में मेरी जवानी बुढ़ापे के सपने देख रही है। यही है मेरी दास्तां, जिसमें बकौल तुम्हारे लोग अपनी दिलचस्पी का सामान तलाश करते हैं। तुम नहीं समझते, और नए लोग समझते हैं कि मैं ये कहानियां क्यों लिखता हूँ। फिर कभी समझाऊंगा। धन्यवाद।